आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला की। संपत सिंह देवल ने कहा है, बेटा क्यों ढेटा हुआ, जाति रीनी झाड़, आडावड़ अल्डाव तो किए रिसासा राज। बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है पंचलाइन का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। दरअसल अरावली सिर्फ पर्वतमाला नहीं बल्कि राजस्थान की जीवन रेखा है। अवैध खनन से इसका हर रोज सीना छलनी किया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा भी होगा, विगत दिनों कई आंदोलन भी इसको बचाने को लेकर किए गए और उसके बाद अब एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 सदस्यीय समिति, हाई पावर समिति का गठन यहां पर कर दिया गया है, जो कि सीमांकन और खनन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर यह कमेटी वैज्ञानिक जांच पड़ताल करेगी। अरावली जो है उसका अस्तित्व अब मानव अस्तित्व के लिए भी आखिर क्यों जरूरी है, आज इसी बड़े मुद्दे को लेकर बातचीत हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उन सभी का आपसे करवाऊं। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी भूगोलविद मेरे साथ जुड़ गए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर BR कड़वा जी जो कि पर्यावरणविद हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश मीणा जी अध्यक्ष हैं अरावली सुरक्षा समिति के, आपका बहुत स्वागत है। और एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा जी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से हैं, आप सभी का बहुत स्वागत। जिस तरह से आपको विदित है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 सदस्यीय समिति बना दी गई है। ये जो समिति है 31 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और 7 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। अरावली को लेकर बात करें, सबसे पहले इस फैसले को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं रुक करने जा रहा हूं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, आप। नमस्कार सर। देखिए, जो ये फैसला जो उन्होंने कमेटी, हाई पावर कमेटी जो बनाई है, ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अरावली अपने आप में राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण चीज है। ना ये केवल जियोलॉजिकल रूप से बल्कि इकोलॉजिकल और जो आपकी क्लाइमेट है उसको लेकर अरावली अपने आप में एक सेंटर पॉइंट है। और जब से हम देख रहे हैं कि ये जो खनन हो रहे हैं उससे जिस तरह से अरावली को लगातार काटा जा रहा है, लगातार छोटा किया जा रहा है, तो इसका जो लॉस होगा ये हमारे लिए या पूरी मानव जाति के लिए, इसको भरने के लिए हमको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत से नहीं बल्कि भारत के चारों तरफ जो भारतीय उपमहाद्वीप है इस पूरे को लेकर इसका एक इम्पैक्ट क्लाइमेटोलॉजिकल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं पिछले कई साल से कि ये इम्पैक्ट हमको अब नजर आने लगा धीरे धीरे। चाहे वो डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, डेजर्ट जो एक्सपांड कर रहा है, आप देख सकते हैं राजस्थान के जो उत्तरी अरावली क्षेत्र है जहाँ इसकी रेंज कम हो गई और ये लगातार डिसकंटिन्यू फॉर्म में है, तो वो वहां पे आप देख रहे हैं कि लगातार डेजर्ट जो है वो स्प्रेड। ठीक है कुलदीप जी, मैं फिर से रुक करूंगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं आपके पास आया था। डॉक्टर BR कड़वा मेरे साथ पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं। BR कड़वा जी, अरावली बचाने की लड़ाई अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की भी लड़ाई है, क्या आप मानते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा। अरावली राजस्थान नहीं है, जैसे सामने फरमाया, ये पूरे देश की जीवन रेखा है। और जो आज परिस्थिति बनी है अरावली को काटने से, क्योंकि वो क्या रहा है, जब अरावली का खनन हो रहा है उसमें जो आज जितने भी खनन जिसको करने वाले ठेकेदार है उनके पास में हाई लेवल की मशीनें हो गई, वो एक दिन के अंदर इतने पहाड़ों को काट रही है। इससे जो भी पर्यावरण के साथ साथ में मानव जीवन और ये जो वन्य जीव, पशु पक्षी, ये पूरे के पूरे इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और इसके कारण पर्यावरण में भी अपन देख रहे हैं बहुत सारा अंतर आ रहा है। अभी देखिए टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, हवाओं का रुख है वो बढ़ रहा है, और जो डेजर्टिफिकेशन का मामला है ये पूरा ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अगर इसको रोकने का सरकार ने जो कमेटी बनाई है, निश्चित रूप से ये कमेटी हर पहलू पर जांच करेगी और इसे पर्यावरण को बचाया जाएगा। अगर पर्यावरण को नहीं बचेगा तो आने वाला समय बहुत भयंकर रूप से होना रहा है। टेम्परेचर के अंदर भारी वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हो, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है। इसके दुष्प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेंगे। ठीक बात कह रहे हैं आप। एडवोकेट प्रेमचंद जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आखिरकार कोर्ट को बार बार दखल देना क्यों पड़ता है? जो तमाम सरकारें हैं वो अपने संवैधानिक दायित्व को क्या ठीक तरह से निभा नहीं पा रही? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, कोर्ट जो है इसलिए दखल देना पड़ता है क्योंकि जब सरकारें निश्चिंत हो जाती हैं, पर्यावरण के प्रति उदासीन हो जाती हैं, लोग जागरूकता खत्म हो जाती है, तो उस चलते कुछ जो पर्यावरणविद हैं उनको आगे आना पड़ता है
कोर्ट के सामने कोई चीज आती है, कोर्ट भी उसमें सुओ मोटो संज्ञान लेता है। अब आज स्थिति ये है कि ये मामला सब आज का नहीं है। ये टीएन गोदावर्मन के नाम से एक जो केस चला था 1995 से चला आ रहा है, इसमें इस इशू को उठाया गया है। और टीएन गोदावर्मन का केस ये था कि वहां तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत में वृक्षों की अंधाधुंध कटाइयां हो रही थी। उसके चलते एक पर्यावरणविद टीएन गोदावर्मन जी आए और इन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उसको लेके मामला चला रहा है। उसके बीच में इसके एक बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसीजन देते हुए फॉरेस्ट की एक वाइड परिभाषा जारी करी। उसमें ये कहा गया कि केवल जो रिकॉर्ड में वन है वही वन नहीं होगा। फॉरेस्ट एक अपने आप में जिस तरह से भूभाग है फॉरेस्ट का जो दिखता है वो भी जंगल होगा। तो आज स्थिति ये कि इसको अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, जगह जगह रोजाना की अभी बहराना धाम का इशू चल रहा है, खनन माफिया की जगह जगह ये खनन क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये मामला चलते चलते इसमें निर्देश आए, फिर ये मैटर चला आ रहा है। उसके बीच में एमसी मेहता साहब का एक निर्णय आया, उसमें केस दायर हुआ, उसमें भी खनन पे इस पे रोक लगाई गई। अरावली पर्वतमाला में 2002 में वो मुद्दा आया, उसमें कुछ समय के लिए रोक लगी। फिर 2011 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी एक समिति बनाई इसी गोदावर्मन के मैटर में। तो उसमें रिपोर्ट सिफारिश मांगी कि अरावली में बीच में मुद्दा है कि इसमें अवैध खनन हो रहा है, वहाँ रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के चलते फिर कोर्ट ने निर्देश दिए कि सीईसी रिपोर्ट पेश करें। अब 2024 में इसकी सुनवाई हुई थी जनवरी में, जब ये मुद्दा अचानक से फिर उठा है, क्योंकि लगातार इश्यूज आ रहे हैं कि अवैध खनन होता जा रहा है, कोई ध्यान दे नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो वहाँ रिपोर्ट मांगी थी। तो सीईसी ने एक रिपोर्ट बना के पेश की थी कि साहब इसकी हाइट इसी हिसाब से रख दी जाए। उसमें 100 मीटर का मुद्दा तय कर दिया, एक 500 मीटर की अरावली हिल्स और अरावली रेंज, 2 पार्ट बनाए गए। तो अरावली हिल्स में तो ये कहा कि हाइट जो है 100 मीटर की रखी जाएगी, तो 100 मीटर में तो सारी पहाड़ियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरा 500 मीटर का रखा गया कि 500 मीटर का गैप है, तो वो भी अरावली पर्वतमाला की रेंज में, तो उसके बीच में नहीं, 100 मीटर वाले फैसले को लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। 100 मीटर ऊंचाई की आप बात कर रहे हैं, उसकी डेप्थ की क्या कुछ स्थिति रहे, उसको लेकर क्या कुछ, किस तरह से इसको दर्शाया जाए, किस तरह से देखा जाए? जी, वो उसी के लिए रिगार्डिंग फिर 20 नवंबर को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको विशेषज्ञ मानते हुए कि 20 नवंबर का जो फैसला आया 2025 में, उसको एक बार मान लिया। लेकिन उसका बाद में जब लोगों ने संज्ञान में लाया इन चीजों को सारा की, तो पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुओ मोटो रिव्यू किया उसी फैसले को, और 29 दिसंबर को वापस से उसको रिव्यू करके हुए उसमें ये स्पेशल एम्पावर्ड हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने का निर्णय लिया, पूर्व आदेश को स्टे कर दिया उसमें। ठीक है, जो कि अब वैज्ञानिक जांच इन सभी पहलुओं की करेगी। ठीक है, कुलदीप जी मेरे साथ बने। कुलदीप जी, अरावली को जिस तरह से छिन भिन किया जा रहा है, खुर्द-बुर्द यहाँ पर किया जा रहा है, मैं लौटूंगा प्रेमचंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कुलदीप जी से मेरा सवाल है, कुलदीप जी, जिस तरह से अरावली को छिन भिन करने का काम किया जा रहा है, राजस्थान में वैसे ही जल संकट है, कि इस जल संकट को ये स्थायी रूप देने की कोशिश है, क्योंकि इससे तो स्थितियां गंभीर होगी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुत बड़ा संकट हमारे सामने मौजूद है, और हम शायद इसको किसी कारण से देख नहीं पा रहे, या हमने आंखें बंद की हुई है। क्योंकि अरावली अपने आप में एक जियोलॉजिकल ऑर्नामेंट है हमारे भारत के लिए। ऐसा प्रीशियस स्ट्रक्चर आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के साथ में यदि हम छेड़छाड़ करेंगे, तो हमारे राजस्थान का मोस्टली जो उसका ओरिजिन केवल यहीं से होता है। आप अगर इसको अगर खत्म कर देंगे, वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान पूरा तबाह हो जाएगा पानी को लेकर, और इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आपको एमपी वाले बेल्ट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ से हमारी बड़ी नदियां निकल रही। तो इस तरह से हमको और हमारी गवर्नमेंट को, मुझे पूरा विश्वास, ये जो 100 मीटर वाला जो उन्होंने लिया है, उनको देखना चाहिए कि ये सारे जो पहाड़ियां हैं उनको एक ही पैरामीटर पे नहीं आ पाता, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा, बीआर करवा जी मेरे साथ जुड़े हुए। बीआर जी, जिस तरह से विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन का दावा किया जाता है, क्या सिर्फ इसको एक राजनीतिक जुमले के तौर पर आप देखते हैं? सर देखिए, ये तो है पर्वतमाला है, कृषि, पशुपालन, इन सबके ये मेन है। अगर आप देखोगे राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो पर्वतमाला के ऊपर आधारित है।
अगर ये कट जाएगी तो जो बरसात का होता है, बरसात का जो पानी संग्रह होता है वो सिर्फ पहाड़ से होता है और पहाड़ से पहाड़ों से जल का जो रिसाव होता है वो खेती में काम आता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये तोड़ने के कारण राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर अकाल हो रही है, बारिश कम हो रही है। अगर ये नहीं मिलेगा तो अपना जो पशुपालन आधारित राजस्थान की जो स्थिति है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वैसे भी देख रहे हैं गाड़ी उद्योग से पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है, चारों ओर से ये जो केमिकल निकल रहे हैं उससे उसके साथ साथ जैसे राजस्थान के अंदर अपन कह रहे हैं सोलर लग रहा है, सोलर लगने से क्या हो रहा है कि रेडिएशन है वो नीचे धरती पर आ रही है, पेड़ पौधे होंगे नहीं तो ये आगे चल करके पूरा एक आपका प्रकार आग का गोला बन जाएगा और इसमें सभी प्रकार के प्राणियों और इंसानों का जीना दूभर हो जाएगा। ठीक है, कैलाश मीणा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरावली सुरक्षा समिति से हैं। कैलाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? वर्षों से आप लोग आंदोलनरत हैं, जमीन पर क्या कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आती हैं? मेरा इसमें निवेदन है, जो माननीय, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखें। देखो, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी निर्णय दिया है कमेटी बनाने का, उससे मैं असहमत हूँ, क्योंकि ये नौकरशाहों जो सरकार के अधीनस्थ हैं उनका निर्णय सरकार के उससे प्रभावित होगा। हम इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं इसमें कि उनको एक निष्पक्ष और स्वतंत्र लोगों की एक वो करनी चाहिए, क्योंकि इस सारी प्रक्रिया के अंदर हम 27% से ज्यादा अरावली नष्ट कर चुके और इससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियां, ये सोता है, साबी है, जितनी नदियां हैं, वो काटली है, कासावती है, सब नदियां हम नष्ट कर चुके। अरावली सबसे बड़ा रिचार्ज का वो सेंटर है। ये जो पानी का जो स्थिति है, आज राजस्थान में पानी की स्थिति है कि 38 से 40 ब्लॉक में ही पीने लायक पानी है, उससे ज्यादा पानी नहीं है। और अरावली के इस इतने दोहन से आपको पता है उत्तर भारत की क्या हालत है। आज दिल्ली में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आज हिमालय के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अरावली की इस स्थिति से जितने ग्लेशियर हैं वो सब पिघल रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अरावली के नहीं रहने से ये क्या स्थितियां बनेगी। इसलिए आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा? आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा कैलाश जी? क्या आपको लगता है कि सरकारें और जो प्रशासन है वो अरावली के संरक्षण को लेकर जिम्मेदार नहीं है या गंभीर नहीं है? यही तो जिन लोगों पे दायित्व था अरावली को बचाने का, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको वो भी असफल रहे हैं। हर दिन आप देखिए जो 27% से ज्यादा हिस्सा हम नष्ट कर चुके, उसकी स्थिति क्या है। आज स्टेट हाईवे पे हजारों वाहन किसी भी वाइज में ओवरलोड माइनिंग से लदे हुए और माइनिंग इन रेगुलेशंस के चलते गांव-गांव में आंदोलन हो रहे हैं, टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बिठाई गई है ना, अब तो निष्पक्षता पर सवाल भी खड़े नहीं होते। क्या लगता है आपको? अब तो निष्पक्ष कमेटी है। नहीं, मैं भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम इसमें पुनर्विचार के लिए एक अर्जी दाखिल कर रहे हैं कि जो निर्णय दिया है उसमें स्वतंत्र लोग हो जिनकी पर्यावरण के प्रति समझ हो, अरावली के प्रति समझ हो। ये नौकरशाहों के भरोसे ये अरावली नहीं बचाई जाती। जितना गंभीर संकट है, आपने देखा कि अभी कल की बात है, एक गर्मी से एक बस में आग लग गई और उसमें कितने देहरादून में कितने लोग मर गए। जो और पूरे उत्तर भारत में हीट वेव से क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, आपकी ओर से एक पुनर्विचार याचिका कोर्ट में डाली जाएगी, जिस तरह से आपने कहा। एडवोकेट प्रेमचंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, जिस तरह से मैं लौटूंगा कैलाश जी, मैं लौटूंगा। प्रेमचंद जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, जिस तरह से अरावली की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, तो इसके चलते भी क्या आपको लगता है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए कानूनन ये ढाल के रूप में बन जाती है? प्रेमचंद जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। जिस तरह से अरावली की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, तो जो कुछ प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए कानूनी ढाल के रूप में बनकर सामने आ जाता है, क्योंकि परिभाषा नहीं है।
स्पष्ट नहीं आ रही सर, क्या प्रभावशाली लोग क्या कहा। चलिए ठीक है, मैं अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ अब आ रही। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से अरावली की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, तो कुछ जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए ढाल का काम करती हैं ये परिभाषा नहीं होना, कानूनी पेचीदगियों की हम बात करें तो। जी 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 बिल्कुल, ये अब अपने आप में वैसे तो डिफाइन है, देखा जाए तो साहब इसका कोई ऐसा नहीं है कि डिफाइन नहीं है। नहीं, लूप होल्स काफी है ना, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना अपना तर्क निकाल लेते हैं। हाँ, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल लेना, उसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए, इसमें अलग से इसका अधिनियम होना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए अरावली को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए प्रॉपर। ये क्यों इतनी बड़ी पर्वतमाला कई राज्यों में, इवन पूरे भारत में ये है, तो इसलिए इसका इसको ग्रीन, एक तरफ तो ग्रीन बैरियर बताते हैं, दूसरी तरफ इसके बचाव के संरक्षण के कोई उपाय नहीं है। पूरी जो मरुस्थल को ये रोकती है, सारी जीवनदायिनी एक तरह से लाइफ लाइन है, ये ग्रीन बैरियर इसके नाम से कहा जाता है, पूरे देश का संरक्षण करती है। जिस तरह से जलवायु संतुलन बिगड़ रहा है, जैसा अभी बता रहे थे बाकी लोग, साथी लोग, तो इसके लिए कठोर कानून बिल्कुल आवश्यक है। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान में जो कानून है, स्थायी जो कानून है, वो इनफ नहीं है, कोई नया कानून बनना चाहिए, वो पर्याप्त नहीं है, वो नाकाफी है जो वर्तमान का कानून है, कोई नया कानून बनाने की आपको जरूरत महसूस होती है? प्रेमचंद जी, वर्तमान में जो कानून बना हुआ है अरावली के संरक्षण को लेकर, क्या वो नाकाफी होता जा रहा है? क्या नए कानून की दरकार है क्या? जी, ऐसी स्थिति में आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बिल्कुल होना चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बिल्कुल होना चाहिए। कानून तो बना लेते हैं, लेकिन उनका एक फिर कंप्लायंस नहीं हो पाती, पालन नहीं हो पाता, तो उसकी भी एक सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ड्यूटी बननी चाहिए, उनपे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आयद करनी चाहिए कि कहीं भी कर कानून का इस तरह से वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, खनन हो रहा है, तो सीधी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय जांच से लेके बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब आप कानून बना दिया, उसकी कंप्लायंस करा नहीं रहे हैं, सारी चीजें ऐसे नहीं, कानून कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, कुलदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अरावली कमजोर होने से पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है उसकी गति क्या बढ़ी है क्या? आप इसको किस तरह से देखते हैं? और इसके साथ ही मेरा सवाल एक और ही रहेगा कि अरावली के कमजोर होने से इसके दीर्घकालिक क्या कुछ प्रभाव आप देखते हैं, भविष्य को लेकर बात करें कुलदीप जी। देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि अरावली के पश्चिम की तरफ जो मरुस्थल है, जिसको अपन भारत में थार का मरुस्थल कहते हैं, ये अपने आप में एक अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का एक्सटेंशन है और ये बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइज ये फैलता है। अरावली ही एकमात्र ऐसा फिजिकल बैरियर है जो इसको रोक रहा है। अब अगर अगर अरावली को हम लगातार इसको काटेंगे तो इसकी एक्सटेंशन की स्पीड इतनी तेज होगी कि हम कल्पना नहीं कर पाएंगे कि पूरा भारत कब डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास में इसके अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। ये केवल मात्र अरावली ऐसा है जो इसको रोक रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्योग्राफिकली कितनी ज्यादा है, जिसको कि अभी तक शायद मानव इसको सोच नहीं सकते कि हम इसको, कि अगर इसकी जो क्षति हो रही है हम उसको, मतलब इसको हम रिफिल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, डेजर्ट का एक्सटेंशन है। ठीक है, बी.आर. कड़वा जी मेरे साथ जुड़े हैं। बी.आर. कड़वा जी, मेरा सीधा सवाल भूजल, वन्यजीव और जलवायु पर अरावली की क्या कुछ प्रभाव हैं, दर्शकों तक भी ये बात पहुंचे। देखिए, अरावली जो पर्वतमाला है वो एक जीवन का आधार है। देखा जाए तो राजस्थान, दिल्ली, गुजरात यहाँ से निकलता है, और राजस्थान के अंदर तो ये है कि राजस्थान में जो पीने का पानी का बड़ा स्रोत है, जैसे बिसलपुर डैम की बात कर रहे हैं अपने, तो बिसलपुर डैम का भी जो पानी आ रहा है वो उसका बहाव क्षेत्र कहाँ से है? अरावली का है। और जो जल का जो संरक्षण कर रहे हैं, वो जल का जो स्टोरेज हो रहा है वो भी पहाड़ों से निकल के स्टोरेज हो रहा है, उसके कारण जो जल का जो इंटरनल फ्लो है, जो खेती के लिए जल निकल रहा है, वो जल कहाँ से मिल रहा है? इन पहाड़ों के अंदर से जो पानी रिसता है वो स्टोरेज हो गया, वो धीरे धीरे रिस करके जाता है। इससे भूमि का जो जल स्रोत है, जल स्तर है, वो भी तो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं किस प्रकार से जमीन के अंदर वाटर डिप्लेशन हो रहा है, आज पानी मिल नहीं रहा है। ट्यूबवेल्स की गहराई है वो 1,000 फीट तक लोगों ने कर ली, और इससे इतने ज्यादा आधुनिक मशीनें आ गई, इससे पूरा जल का दोहन हो रहा है। खेती आप देख रहे हो दुर्भर हो गई, और खेती के दूसरे साधन है, तो खेती से पशुपालन है, पशुपालन नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है, और पर्यावरण के अंदर जितने भी ये पशु पक्षी है जिनकी आवाज अपन सुन रहे हैं, ये नहीं रहेंगे तो परिस्थिति की चेंज हो जाएगी, और इसे इको सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, और पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा।
ठीक है। अच्छा, कैलाश जी मेरे साथ जुड़े हुए। कैलाश जी, स्थानीय लोगों का इस आंदोलन में आपको कितना सपोर्ट रहा है? स्थानीय लोगों का क्या कुछ रुख है जिस तरह से आप आंदोलनरत है? इसके साथ ही एक बड़ा सवाल मेरा कि अरावली का जो बड़ा दुश्मन है वो आप किसे मानते हैं? अवैध खनन को मानते हैं, राजनीतिक संरक्षण को मानते हैं, या प्रशासनिक लापरवाही को? कैलाश, देखिए, अरावली में जितने भी खनन पट्टे हैं वो राजनेताओं के, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के या इनके परिजनों के नाम से है। अब कानून को लागू करने का जिनके ऊपर दायित्व है और वही इसके कानून को तोड़ने का काम करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं। अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा है कि इतने पहाड़ गायब हो गए, ये पहाड़ के पहाड़ गायब है, उसके लिए जवाबदेही नहीं तय की गई कि कौन लोग जिम्मेदार थे। अब जो गांव-गांव में आप देखिए, जहां-जहां आंदोलन हो रहा है, सरकार दमन का काम कर रही है। अभी 3 दिन पहले कोटपुतली में, अजीतपुरा में फायरिंग करी माफियाओं ने और प्रशासन वहां उनके पक्ष में चला गया। इससे नीमका थाना में, शालोदा डूंगा की नांगल में अभी जो हमला ग्रामीणों पे हुआ, प्रशासन उसके पक्ष में चला गया। हर दिन आंदोलन हो रहा है। मंडोली गांव के लोग नीमका थाना के पास पहाड़ पे बैठे हैं, गिरजन नदी को बचाने के लोग लिए पहाड़ पे बैठे हैं दीपावास में। तो हर 20 किलोमीटर पे खनन के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। सरकार अपने ताकत के बल पे इन माफियाओं के खनन, प्रभावशाली खनन कारोबारियों के बल पे उनको कुचलना चाहती है। लेकिन ये जनता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। छोटी खेती और पशुपालन खत्म हो जाएगा तो फिर वो उनका जीवन कहाँ टिकेगा? ठीक बात कह रहे हैं आप। चलिए, मेरे पास समय की थोड़ी व्यवस्था है, समय की थोड़ी कमी है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। आप लोगों की आखिरी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, जिस तरह से हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है, और इसके साथ आपके सुझाव भी कि क्या कुछ और हो सकता है संक्षिप्त में। सबसे पहले मैं कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूं। सर, आवाज इको कर रही है, एक्चुअली रिवर्ट होके जा रही है। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या कुछ बेहतर और किया जा सकता है सुझाव के तौर पर, और हाई पावर जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? कुलदीप जी, अब सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, अब सुन पा रहा हूँ। मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूं, क्लोजिंग स्टेटमेंट की जो हाई पावर कमेटी बना दी गई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या कुछ सुझाव आपकी ओर से जो आमंत्रित किए जा सके संक्षिप्त में? कुलदीप सर, बहुत ये जो आपका हाई पावर कमेटी उन्होंने बनाई है बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब इसको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रखता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि इस कमेटी के अंदर मेरे तरफ से एक सुझाव ये आएगा कि इसमें जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ साथ जो ज्योग्राफी की और जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो राजस्थान के विख्यात हैं, उन लोगों की भी एक राय ले ली जाए, राय शुमारी कर ली जाए। ठीक है, बी आर कड़वा साहब मेरे साथ जुड़े। बी आर कड़वा जी, आपकी संक्षिप्त में प्रतिक्रिया आखिरी। लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच। बी आर कड़वा साहब सुन पा रहे हैं जी? आपकी आखिरी प्रतिक्रिया संक्षिप्त में, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सर, मेरा तो यही निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो सराहनीय है। इसके अंदर सभी प्रकार के बिंदुओं का गहनता से अध्ययन करें और जहां तक है स्कीम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे आप बता रहे थे, ठीक है, अमली जामा पहनाने को लेकर जो बात इम्प्लीमेंट होने चाहिए तमाम कानूनों को लेकर, जिस हवाले से आप बात करें। ठीक है, कैलाश जी की ओर मैं जा रहा हूं। कैलाश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। पूरे नियमों को ताक मार करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको रोकने चलिए, का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंच लाइन में इतना ही। नमस्कार।